हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, ये एक रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के 40 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इससे लास्ट वीडियो मैंने आपका भेजा था, उसमें मैंने आपको 90 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। भाई 90 क्वेश्चन अगर आपने एक चैप्टर से कर लिए वेरी शॉर्ट के, तो उससे बाहर तो क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। 21 मिनट का वो रिविजन वीडियो है, तो ज़रूर देखना। एग्जाम के एक दिन पहले देखने के लिए तो बेहतरीन वो वीडियो है। चलो, इस वीडियो में हम करते हैं फटाफट अपने 40 शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज। सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग इसी वीडियो में आपके रिवाइज भी हो जाएंगे फिर से। चलो, पहला क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन। फ्रांस की सोसाइटी से रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो सोसाइटी है रेवोल्यूशन के पहले वो कैसी थी, बेसिकली हम कह रहे हैं कंडीशन क्या थी उसकी। सो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। हम सबको पता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। द फर्स्ट स्टेट जो था क्लर्जी एंड द सेकेंड स्टेट नोबैलिटी था। इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस को एंड पेड नो टैक्सेस, और वो लोग टैक्स भी पे नहीं करते थे। द बर्डन ऑफ द टैक्सेस फेल ऑन द थर्ड स्टेट। तो जो पूरा बर्डन था टैक्स देने का वो थर्ड स्टेट पर आ जाता है, विच इंक्लूडेड पीजेंट्स, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास। तो थर्ड स्टेट में आ जाते हैं हमारे, हम कह रहे हैं पीजेंट्स आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं, मिडिल मैन आ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। ये सारे थर्ड स्टेट में आ जाते थे। और ये थर्ड स्टेट के लोग जो हैं वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स पे किया करते थे। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हु वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। अब ये पूरा आंसर मैंने आपको अभी बताया है, कौन लोग इंक्लूडेड थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के अंदर। द फर्स्ट स्टेट इंक्लूडेड द क्लर्जी, द सेकंड स्टेट इंक्लूडेड द नोबैलिटी, the third state included peasants, workers, big businessmen, merchants, court officials, lawyers, artisans। ये ना क्या है, मैंने यहाँ पर सारे ऊपर, अच्छा मैंने अपने पेज पे लिख रखे हैं, आप सुन लो ठीक है। आपकी बुक में जो दे रखे हैं, बिग बिजनेसमैन दे रखा है, मर्चेंट्स दे रखा है, कोर्ट ऑफिशियल्स दे रखे हैं, लॉयर्स दे रखे हैं, पीजेंट्स दे रखे हैं, आर्टिशंस दे रखे हैं, है ना, स्मॉल और लैंडलेस पीजेंट्स दे रखे हैं, लेबर क्लास दे रखी है, और सर्वेंट्स दे रखे हैं। कमिंग टू दी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। अब फ्रांस में होती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है? अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस रेफर टू एन एक्सट्रीम सिचुएशन। इसका मतलब है एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिकम्स डिफिकल्ट। जहाँ पे बेसिक चीज़ें ही लोगों को नहीं मिल रही थी, इट बिकेम डिफिकल्ट। इन फ्रांस अगर हम बात करते हैं तो बैड हार्वेस्ट लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। बैड हार्वेस्ट होती है, फसल सही से उगती नहीं है, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है। राइजेज इन द ब्रेड प्राइजेज, राइस देखते हैं हम ब्रेड के प्राइजेस में, यानी कि ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है। एंड वाइड स्प्रेड हंगर, और जगह जगह लोग जो है बड़े लेवल पे भूखे मरने लग जाते हैं। दिस क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द पुअर पीपल। इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनमें अनरेस्ट आ जाता है, अशांति की भावना कहीं ना कहीं आ जाती है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, 5 वाज द थर्ड स्टेट अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। थर्ड स्टेट जो था वो एग्जिस्टिंग सिस्टम से अनहैप्पी क्यों था? द थर्ड स्टेट पेड ऑल द टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस थे वो थर्ड स्टेट के लोग पे करते थे। वाइल द क्लर्जी एंड नोबैलिटी इंजॉयड प्रिविलेजेस, जबकि जो क्लर्जी लोग हैं, जो नोबैलिटी के लोग हैं, वो लोग तो सारे प्रिविलेजेस को इंजॉय करते थे, विशेष अधिकार। प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार। दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे थर्ड स्टेट के लोगों को। एंड वर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, और इनको अक्सर एक्सप्लॉइट किया जाता था। दिस इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस मेड दैम डीपली अनहैप्पी। अब इतनी इनइक्वालिटी और इतना अनजस्टिस देखकर इन लोगों के अंदर होता है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं गुस्सा फैल जाता है, अनहैप्पी हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं, हम कह सकते हैं, विद द ओल्ड सिस्टम, इस पूरे ओल्ड सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट वाज द स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या था, एंड वाई व्हाट इज कॉल्ड इन 1789। उसको क्या कहा जाता है, ये होना चाहिए ये तो। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। स्टेट जनरल क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि रिप्रेजेंटिंग था द थर्ड स्टेट, मतलब तीनों स्टेट, 3 स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से, रिप्रेजेंटिंग द 3 स्टेट। इसको ऐसे लिखो, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंटिंग द 3 स्टेट। मतलब स्टेट जनरल एक ऐसी मीटिंग थी जहाँ तीनों स्टेट के लोग आके मिलते थे। ठीक है, 1614 में याद कर रो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। इट वॉज लास्ट कॉल्ड इन 1614। 1614 में से लास्ट बार बुलाया गया था, अब की बार लुइस 16 कॉल्ड इट अगेन। लुइस 16 इस मीटिंग को दोबारा बैठाता है May 5 को 1789 में, टू रेज टैक्सेस। क्यों बुलाता है? टैक्सेस बढ़ाने के लिए, बिकॉज द फ्रेंच ट्रेजरी वॉज एम्प्टी, क्योंकि फ्रांस का खजाना अब खाली हो गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट वाज टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट में क्या ओथ ली गई थी? व्हेन द किंग लॉक्ड आउट। अब इसको ना ये आंसर मत लिख कर आना, मैं जो आंसर पढ़ के बोल रही हूँ ना, तुम वो आंसर लिख कर आना। मुझे इसकी आंसर जो है ये नहीं इतना अच्छा लगा था। देखो, व्हेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज लिखना।
जब रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के डिमांड करते हैं दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड, वोटिंग कैसे होनी चाहिए, बाय द असेंबली, असेंबली के द्वारा होनी चाहिए, एज अ होल, यानी कि सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, सबको क्या मिले, वोट देने का अधिकार हो, वेयर ईच मेंबर हैव वन वोट, जहाँ हर एक मेंबर का एक वोट हो। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, राजा ने क्या किया था बच्चों, इस को रिजेक्ट कर दिया था, और राजा ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया प्रपोजल को, एंड मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट जो थे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली टू प्रोटेस्ट, और वो लोग जो थे प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी, व्हेन द किंग, जब ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब राजा ने सबको बाहर भेज दिया था एंड ऑल, ठीक है, तब इन लोगों ने जो है ओथ ली थी कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, डिस्पर्स ही नहीं होंगे, ड्राफ्ट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसमें आगे तुम डाल सकते हो कि दे टुक एन ओथ, जब पूरी मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी, ओथ देते हैं कि अंटिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक ये यहाँ से सेपरेट नहीं होंगे, सेपरेट की जगह तुम यहाँ लिखना डिस्पर्स वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वाई वॉज द स्ट्रोमिंग ऑफ द बेस्टाइल इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रोमिंग जो मतलब एक तरीके से धावा इन्होंने बोला था, इंपॉर्टेंट क्यों है, द बेस्टाइल प्रिजन जो था बच्चों वॉज द सिंबल ऑफ किंग्स एब्सोल्यूट पावर एंड ऑपरेशन, राजा की डिस्पोटिक पावर, एब्सोल्यूट पावर एंड ऑपरेशन, दमनकारी नीति जो राजा की थी, सबको दबाने की नीति, उसका कहीं ना कहीं सिंबल था। तो लोगों को आता है गुस्सा, उसी चीज़ का गुस्सा वो उसके लिए पे उतार देते हैं बेसिकली। ऑन 14 जुलाई 1789 में द पुअर जो पीपल है स्ट्रोम्ड इट, वो इस पर धावा बोल देते हैं, टू गेट आर्म्स, उन्होंने क्यों धावा बोला था, आर्म्स को पाने के लिए, एंड दे फ्रीड प्रिजनर्स, और प्रिजनर्स को, वहाँ के 7 प्रिजनर्स थे उसके अंदर, उनको आज़ाद कर देते हैं। इट्स फॉल मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका गिरना, अगर ये पूछा जाए कि बेस्टाइल के किले का गिरना क्या दिखाता है, तो दिखाता है कि द फॉल ऑफ मोनार्की, कि राजा का शासन अब खत्म हो गया है, इस चीज़ को शो करता है, और बिगनिंग हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि फ्रांस में अब रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो गई है, एंड हो गया है रॉयल डेस्पोटिज्म, और राजा की जो तानाशाही है, रॉयल लोगों की जो तानाशाही है, वो जो है वो यहाँ खत्म हो गई है। 8th क्वेश्चन देखिए, मेंशन 3 मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है, इसके 3 मेन कारण होते हैं, क्या क्या, पहला सोशल इनइक्वालिटी थी फ्रांस के अंदर अमंग द 3 स्टेट, अब इसको एक्सप्लेन करके आ जाना कि वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में लोग हैं ना, ये आप अपने आप से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इस समय, तो सब मतलब सबको टैक्स बराबर नहीं देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोग पिस रहे थे अनौला, अच्छे से लिख देना ऐसे। इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू वॉर्स, अब हमें पता है कि राजा ने जो है वहाँ वॉर चल रही थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की अपनी आज़ादी के लिए, तो राजा ने वॉर में भी पैसा दे दिया, खुद की भी वॉर चल रही थी, तो राजा कर्जे में आ चुका था, हाई टैक्सेस इसके लिए राजा इम्पोज कर रहा था। तो ये सब मेन कॉजेज थे फ्रेंच के रेवोल्यूशन के। इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटमेंट फिलोसफर्स, और लोगों के ऊपर जो है ना, जो फिलोसफर्स हैं, वो लोग जो ज्ञान दे रहे थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था। हु प्रमोटेड, ये जो फिलोसफर थे किस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, लिबर्टी इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी को, लिबर्टी इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी को। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफर्स इन स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। अब व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंट होती है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, नहीं बड़ा करेंगे तो स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, चलो। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफर्स, क्या इंपॉर्टेंस थी फिलोसफर्स की इन स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ में, एक क्रांति वाले आइडियाज़ फैलाने में रेवोल्यूशनरीज का क्या महत्व रहा। भाई थिंकर्स लाइक रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं एंड वॉल्टियर हैं, ये क्रिटिसाइज करते थे एब्सोल्यूट मोनार्की को, कि राजा का पूरा शासन ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड प्रमोटेड आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, और इन लोगों ने प्रमोट किया आइडियाज़ फ्रीडम के और इक्वालिटी के। देयर राइटिंग्स, ये लोग जो लिखते थे ना, इंस्पायर्ड पीपल, लोगों को इंस्पायर करते थे टू चैलेंज द ओल्ड रिजीम, जिससे कि ये लोग चैलेंज कर पाते थे ओल्ड रिजीम को, है ना, मतलब इनको कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलता था कि हम इस ओल्ड रिजीम को, ये जो तरीके हैं इन लोगों के, इसको चैलेंज करें। दे प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फॉर द रेवोल्यूशन, ये लोग प्रोवाइड कराते थे बौद्धिक फाउंडेशन, मतलब इनकी बुद्धियों में बढ़ते थे कि रेवोल्यूशन लाओ, ये ज़रूरी है एक तरीके से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज यहाँ से देख लेना, समझा मैंने दिया। हाउ डिड मॉन्टेस्क्यू इंस्पायर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मॉन्टेस्क्यू जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को कैसे इंस्पायर करते, तो मॉन्टेस्क्यू रोट द स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, इन विच ही प्रपोज, उसमें उसने प्रपोज किया था सेपरेशन ऑफ पावर्स को बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिज आइडियाज़, उसके जो आइडियाज़ थे, इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइडियाज़ ने प्रभाव डाला, इन्फ्लुएंस डाला डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन की, लोग डिमांड करें कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड चेक रखे ऑन मोनार्की पे, ठीक है, चेक्स रखे ऑन मोनार्की पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाउ डिड रूसो इंस्पायर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब रूसो ने किस तरीके से इंस्पायर किया था, तो रूसो ने लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आर्ग्यूइंग, उन्होंने तर्क दिया दैट गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन दी कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति से सरकार बननी चाहिए। ही इंस्पायर द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी, अब इन्होंने इंस्पायर किया
आइडियाज़ को, पॉपुलर सोवरेंटी, संप्रभुता के बारे में कि हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए, एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, विच एनकरेज रेवोल्यूशनरीज, जिसने रेवोल्यूशनरीज को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया कहीं ना कहीं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डिड वॉल्टेयर जो थे वो इन्फ्लुएंस, किस तरीके से प्रभाव डालते थे रेवोल्यूशन के लिए। तो वॉल्टियर जो थे क्रिटिसाइज करते थे द प्रिविलेजेस को ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, नोबिलिटी को जो विशेष अधिकार मिलते हुए थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। एंड फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लड़ाई करते थे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, एंड रिलीजियस टॉलरेंस के लिए कि सभी धर्मों को कहीं ना कहीं टॉलरेट किया जाए, सभी को जो है समान महत्व दिया जाए। हिज राइटिंग एनकरेज पीपल टू क्वेश्चन अथॉरिटी, इसकी राइटिंग्स ने लोगों को एनकरेज किया कि अथॉरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन खड़ा कर सके कि भाई आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हो हमारे साथ, एंड सपोर्ट करें इक्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट वर द मेन आइडियाज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्या थे मेन आइडियाज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में। 13th क्वेश्चन का आंसर मैं जो आपको पढ़ के बता रही हूँ वो लिख कर आना। द मेन आइडियाज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स वर द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये चारों पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं, क्योंकि ये चैट जीपीटी से बताया गया है, तो मैं जो भी आंसर में करेक्शन है वो खुद से आपको करके बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 14th क्वेश्चन, हु वर जैकबिन्स, जैकबिन्स कौन थे, एंड व्हाट वाज देयर रोल इन द रेवोल्यूशन, और उनका रोल क्या था रेवोल्यूशन के अंदर। तो जैकबिन्स वर द मेंबर ऑफ द रेडिकल पॉलिटिकल क्लब, जैकबिन्स जो थे मेंबर थे रेडिकल पॉलिटिकल क्लब के, जो कि चलाया जाता था बाय रॉबेस्पियर के द्वारा चलाया जाता था जैकबिन क्लब, मतलब उसका लीडर था एक तरीके से। दे वो रेड कैप्स, ये लोग रेड कैप्स पहनते थे, और याद करो वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग पहनते थे ट्राउजर्स, स्ट्रेप्ड ट्राउजर्स वो पहनते थे, वो चीज़ भी लिख कर आना इसके अंदर। अपोज करते थे मोनार्की को, डिमांड करते थे रिपब्लिक की। दे ऑर्गेनाइज द स्टोमिंग ऑफ द टोलरीज, इन्होंने टोलरीज पे भी कहीं ना कहीं धावा बोला था, एंड एग्जीक्यूटेड लुइस 16, और उसको मार दिया था, लुइस 16 को गुलेटन कर दिया था, गर्दन काट दी थी इसकी। दे इंट्रोड्यूस्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, वो इंट्रोड्यूस किया था, एस्टैब्लिश किया था द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर तो स्पेशली लिख कर आना आप लैंग्वेज में कि रॉबेस्पियर ने, है ना, उसने किया था रेन ऑफ टेरर को इंट्रोड्यूस, एस्टैब्लिश एक तरीके से। हु वॉज ग्रियोडेंस, कौन थे भैया गेरोडेंस, कौन थे भाई, द गेरोडेंस वर द मॉडरेट पॉलिटिकल ग्रुप, ये था मॉडरेट पॉलिटिकल ग्रुप ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। दे फेवर्ड, ये फेवर करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, एंड अपोज करते थे रेडिकल मेजर्स ऑफ द जैकबिन्स की, रेडिकल मेजर्स ऑफ द जैकबिन्स। दे वांटेड रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म तो चाहते थे बट फियर्ड, डरते थे वायलेंस से और एक्सट्रीम स्टेप्स से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंट कुलिट्स। अब सेंट कुलिट्स का क्या इंपॉर्टेंस था, द सेंट कुलिट्स वर वर्किंग क्लास पीपल था ये, हु वोर लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे, इसके ऊपर स्ट्राइप्स भी होती थी बताओगे, इंस्टेड ऑफ नी ब्रेचेस, वो नी ब्रेचेस के बजाय ये पहनते थे। दे वर पुअर, वो गरीब थे बट पॉलिटिकली एक्टिव थे, सपोर्टिंग रेडिकल चेंजेस, वो सपोर्ट करते थे बड़े बड़े बदलावों को, क्रांतिकारी बदलावों को। दे पार्टिसिपेटेड इन डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करते थे, फूड राइट्स में जब खाने के लिए दंगे होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, एंड प्रेशर्ड द गवर्नमेंट फॉर इक्वालिटी एंड ब्रेड, और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे कि इक्वालिटी लाइए आप और सबको ब्रेड दीजिए खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, व्हाट डिड वीमेन डू टू डिमांड इक्वल राइट्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। औरतें जो थी उन्होंने क्या किया था डिमांड के लिए, अपने इक्वल राइट्स के लिए। तो वीमेन पार्टिसिपेटेड इन, सबसे पहले तो औरतों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया था इन द डेमोन्स्ट्रेशंस लाइक द मार्च ऑफ वर्सलिस 1789 में। जब वर्सलिस में 14 जुलाई को याद होगा अगर आपको, तो जब ये लोग किले पे हमला करने पहुंचते हैं, सब लोग पहुंचते हैं 14 जुलाई 1789 में, तो वहाँ पे औरतें भी पहुंची थी। तो पहली चीज़ तो यही है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था डेमोन्स्ट्रेशन में भी, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन लाइक जो मार्च हुआ था उसमें, ये मार्च महीना नहीं है, मार्च मीन्स लाइक मार्च निकालते हैं ना जैसे जुलूस टाइप, उसमें ये लोग पहुंच जाते हैं 1789 में। दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल क्लब्स, सेकेंड पॉइंट बना के आ सकते हो कि औरतों ने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए थे, एंड डिमांड भी की थी राइट्स की, राइट टू वोट, राइट टू वेजेस, है ना, इन्होंने ये भी डिमांड की थी। और इसके अलावा दे रॉट पैम्फलेट्स, औरतों ने पैम्फलेट भी लिखे थे एक्सप्रेस करने के लिए अपने डिमांड्स को फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वॉज ओलंपे द गॉज, ये कौन थी, एंड वाई इज शी रिमेंबर्ड, उनको याद क्यों रखा जाता है। ओलंपे गॉज वॉज अ फ्रेंच विमेन रेवोल्यूशनरी, ये एक औरत थी, फ्रांस की क्रांतिकारी औरत थी बहुत। शी रॉट द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन लिखा था, विमेन एंड सिटीजन, ये पूरा का पूरा बुक का नाम है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन। डिमांड की थी ना इक्वालिटी की फॉर वीमेन के लिए। शी वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1793 में, इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, एक तरीके से मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, बट रिमेंबर्ड एज अ पॉइनियर ऑफ वीमेंस राइट, मतलब एक औरतों को अधिकार दिलाने के लिए जो आगे आई थी, उस तरह से इनको याद रखा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट इन द पोजीशन ऑफ चर्च ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। अब चर्च की पोजीशन में जब रेवोल्यूशन होता है तो क्या चेंज आता है, चर्च जो लैंड थी वर कॉन्फिस्केटेड, उनको तो कब्जे में ले लिया गया था, एंड सोल्ड कर दिया था रीपे डेप्थ के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ,
जो राजा के बढ़ते कर्जे वर्जे चढ़े हुए थे उसको डेप्थ को रीपे कर दिया गया था उस पैसे से। क्लर्जी वर फोर्स टू टेक एन ओथ, क्लर्जीज को फोर्स किया गया था कि आप कसम खाइए ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट, कि अब आप स्टेट के प्रति लॉयल रहेंगे कहीं ना कहीं। द पावर ऑफ द चर्च वॉज रिड्यूस्ड, अब डेफिनेटली चर्च से उसकी ज़मीन ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है। एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस वर ब्रॉट अंडर स्टेट कंट्रोल, और सारा रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट के कंट्रोल में आ जाता है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ पीजेंट्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, पीजेंट्स का क्या रोल रहा है। तो पीजेंट्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम, अगेंस्ट द फ्यूडल ड्यूज, पीजेंट्स जो है रिवॉल्ट करते हैं फ्यूडल ड्यूज के खिलाफ एंड फोर्स्ड लेबर के खिलाफ। दे अटैक्ड कैसल्स, वो कैसल पे हमला बोलते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिकॉर्ड्स को, फ्यूडल ऑब्लिगेशंस जितनी भी जो होते नहीं है वो सब उनको ख़त्म कर देते हैं, कि इन लोगों से कागज़ों पे अंगूठे लगवा लेते थे कि ज़मीन हमारी है एंड ऑल, एंड रिफ्यूज़ कर देते हैं पेट देने के लिए भी। अब द अपराइजिंग हेल्प इन एबॉलिशिंग फ्यूडल प्रिविलेजेस, अब ये अपराइजिंग जो होती है ये मदद करती है कहीं ना कहीं फ्यूडल जो प्रिविलेजेस लोगों को मिल रहे थे उसको खत्म करने में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन वर्कर्स इन द रेवोल्यूशन, जो शहर के वर्कर्स थे अगर उनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो यहाँ क्या हो रहा था। तो अर्बन जो वर्कर्स थे लाइक आर्टिशंस थे एंड वेजेस अर्नर, वो डिमांड कर रहे थे ब्रेड की, इक्वालिटी की और जस्टिस की, जिनको वेजेस मिलते थे पर डे, है ना, वो डिमांड कर रहे थे ब्रेड की, इक्वालिटी की, जस्टिस की। दे टुक पार्ट इन स्ट्रोमिंग ऑफ द बेस्टाइल, डेफिनेटली शहर के लोग ही थे जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बेस्टाइल का किला तोड़ा था एंड अदर अपराइजिंग्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, अदर दूसरी क्रांतियों में भी। दे पुश्ड द रेवोल्यूशन टुवर्ड्स मोर रेडिकल मेजर्स, और ये जो शहर के लोग थे इन्होंने रेवोल्यूशन को और ज़्यादा कहीं ना कहीं रेडिकल मेजर्स पे ले गए थे, क्रांति की तरफ ले गए थे। हाउ वाज मोनार्की एबॉलिश इन फ्रांस, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं कि किस तरीके से मोनार्की जो है फ्रांस में खत्म कैसे होती है। देखो, मोनार्की वाज एबॉलिश आफ्टर लुइस 16, राजा मर जाता है एंड वाज एक्यूज्ड ऑफ ट्रिजन फॉर कॉन्स्परिंग, है ना, उसको दोषी ठहराया जाता है कि आपने कॉन्स्परेसी करी है विद फॉरेन पावर्स के साथ, क्योंकि राजा को जब गद्दी से हटाया गया तो उसने आजू बाजू के नेबरिंग कंट्रीज़ राजा के साथ सलाह करी थी कि भाई कैसे सबको संभाला जाए इस सिचुएशन को। तो उसको कहा गया कि तुमने बाकी लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं हमें धोखा दिया हमारे देश के लोगों को, तो उसको गुलेटिन से मार दिया था। द नेशनल कन्वेंशन डिक्लेयर करती है फ्रांस को एक रिपब्लिक, कब करती है, सितंबर में करती है 1792 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1792 में। दिस मार्क द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, तो राजा के मरने के बाद नेशनल कन्वेंशन जब बनती है और वो फिर हटा देती हैं तो वो पूरी तरह से तब उस दिन कहा जाता है कि भाई अब ये फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, वाई वॉज लुइस 16 एग्जीक्यूटेड, तो उसको क्यों एग्जीक्यूट क्यों कर दिया गया था, क्यों मार दिया गया था। तो लुइस 16 वॉज एक्यूज ऑफ बिट्रेइंग द नेशन, लुइस 16 को धोखा देने के आरोप लगाया गया था, नेशन को आपने धोखा दिया है, बाय सिकिंग हेल्प फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, कि आपने हेल्प मांगी आपने ऑस्ट्रिया से पर्शिया से। ही वॉज ट्राइड, उस पर मुकदमा चलाया गया एंड फाउंड गिल्टी, उसको मुकदमे में गिल्टी पाया गया ऑफ द ट्रेजन में मतलब एक तरीके से फिर दोषी ठहराया गया उसको, गिल्टी ऑफ ट्रेजन का मतलब है दोषी पाया गया एक तरीके से। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द गुलेटिन, उसको गुलेटिन पे चढ़ा के और उसको गर्दन साफ कर दिया 21 जनवरी 1793 में, 21 जनवरी 1793 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर, ये क्या था। द रेन ऑफ टेरर 1793 से 94 का टाइम जो पीरियड था, बाप रे तो भयानक था, है ना। दिस वाज द पीरियड ऑफ रॉबिस्फियर, ये रॉबिस्फियर का पीरियड था एंड द जैकोबिन्स रूल कर रहे थे उस समय फ्रांस के ऊपर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग अगर हम बात करें तो नॉबल्स जो थे एंड मॉडरेट्स जो थे वर एग्जीक्यूटेड, भाई इन लोगों को मारा जा रहा था गुलेटिन के द्वारा। इट वॉज मेंट टू प्रोटेस्ट द रेवोल्यूशन, ये किस लिए हो रहा था कि रेवोल्यूशन को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाय बट क्रिएटेड फियर एंड अनरेस्ट, लेकिन ये रेवोल्यूशन नहीं ला रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे थे फियर को और अशांति को, अनरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड रॉबिस्फियर ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी इन फ्रांस, किस तरीके से रॉबिस्फियर जो है फ्रांस में इक्वालिटी लेकर आता है। तो रॉबिस्फियर फिक्स कर देता है मिनिमम प्राइजेस ऑफ ब्रेड के, सबसे पहला काम तो रॉबिस्फियर ने किया था, जिसने ब्रेड के प्राइजेस को फिक्स कर दिया था। इसके अलावा उसने यूज़ किए थे टेरर अगेंस्ट एनिमीज, नहीं ही राशनड फूड, उसने कहा कि इतना ही फूड मिलेगा, इस घर के 4 मेंबर है तो इतने लोगों को इतना ही फूड मिलेगा। एबॉलिश कर दी थी इसने स्लेवरी, किसने एबॉलिश करी थी, आ जाता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर ने एबॉलिश करी थी। एंड यूज़ किए थे टेरर अगेंस्ट एनिमीज ऑफ रेवोल्यूशंस, जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ होता था उसको तो भैया मार वार देता था, बहुत ज़्यादा उसमें भय डाल देता था। ही फोर्स नॉबल्स एंड क्लर्जी टू फॉलो इक्वालिटी, उसने फोर्स किया नॉबल्स को, क्लर्जी को कि आप इक्वालिटी को फॉलो करें इन ड्रेस एंड लाइफ स्टाइल में भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वाई वॉज रॉबिस्फियर रिमूव्ड फ्रॉम पावर, रॉबिस्फियर को पावर से क्यों हटाया गया। रॉबिस्फियर के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी एंड वो यूज़ करता था यूज़ ऑफ टेरर,
जो था मेड हिम अनपॉपुलर, इसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो जाता है। और मैनी जो हैं डेप्यूटीज़ जो होते हैं इन कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन के जो मेंबर होते हैं, डेप्यूटीज होते हैं जो मतलब बड़ी अच्छी पोस्ट पर होते हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा फियर्ड हो गए थे फॉर देयर लाइव्स, अपने जीवन के लिए। इन जुलाई 1794 में क्या होता है, ही वॉज अरेस्टेड, रॉबेस्पियर को अरेस्ट करते हैं एंड एग्जीक्यूटेड, उसको भी मार देते हैं, एंडिंग द रेन ऑफ टेरर। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो जाता है। व्हाट वाज द डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या है एंड व्हाई वाज इट फॉर्म्ड, क्यों बनी थी? डायरेक्टरी वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी थी 5 मेंबर्स की, हमें पता है ये वाला 5 मेंबर्स की हमने अभी पढ़ा है। और इसने ये फॉर्म की गई थी किसके द्वारा? रॉबेस्पियर के द्वारा, सॉरी इसके बाद फॉर्म हुई थी, रॉबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी फॉर्म हुई थी, है ना, फॉल हुआ था जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट का। इट वाज क्रिएटेड इन 1795 टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, की एक हाथ में पावर ना जाए, उससे बचाने के लिए डायरेक्टरी बनाई गई थी। जैकबिन का जब अंत हो जाता है एक तरीके से समझ लो, रॉबेस्पियर का अंत होता है, तो उसके बाद ये डायरेक्टरी वगैरह फॉर्म की गई थी। आगे आ जाते हैं। इट वॉज मेंट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू फ्रांस, फ्रांस में स्टेबिलिटी आ जाए इसलिए बनाई गई थी। 28th क्वेश्चन, व्हाई डिड द डायरेक्टरी बिकेम अनपॉपुलर, डायरेक्टरी अनपॉपुलर क्यों हो जाती है? द डायरेक्टरी फेस्ड करप्शन, सबसे पहले तो यहाँ पे करप्शन हो रहे हैं, इनएफिशिएंसी है लोगों में काम करने में, एंड कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे लोगों के यहाँ। 5 लोग ही बनी आपस में लड़ते रहते थे विद द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट होते थे। ये 5 मेंबर और लेजिस्लेचर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे। इट वुड नॉट सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होती और कंट्रोल, वॉर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो दिस मेड हिम अनपॉपुलर एंड वीक, इसकी वजह से ये वीक और अनपॉपुलर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाई डिड द डायरेक्टरी, ये तो हो गया था। हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, ये कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ मिलिट्री जनरल, एक मिलिट्री जनरल था। हु रोज टू पावर, जो पावर में आता है आफ्टर द फॉल ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन जो है वो अपना शासन स्थापित कर लेता है। ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर, वो कहता मैं ही राजा हूँ अब फ्रांस का। तो इसने दिसंबर 1804 में खुद को राजा घोषित कर दिया था। ही एक्सपेंडेड फ्रांस टेरिटरीज, उसने फ्रांस की टेरिटरीज को दूसरी जगहों तक एक्सपेंड किया, फैलाया, एंड इंट्रोड्यूस किए थे रिफॉर्म्स थ्रू द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड लेकर आया था और बहुत सारे सुधार भी लेकर आया था। व्हाट वाज द अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या थे? नेपोलियन ने सेंट्रलाइज किए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न लॉज को, एंड इम्प्रूव की थी एजुकेशन। ही स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अक्रॉस यूरोप, इसने सब जगह आइडियाज़ फैलाए थे। इस नेपोलियनिक कोड एस्टेब्लिश करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड करता है प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड, ये क्या था भाई? नेपोलियनिक कोड 1804 में बनता है। वो वाज अ सेट ऑफ सिविल लॉज जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन के द्वारा। इट अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड, जो कि बाय बर्थ हो, गारंटीड करता था इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड प्रोटेस्ट करता था प्रॉपर्टी को, राइट्स को, प्रॉपर्टी के राइट्स को, एंड इट बिकेम अ मॉडल फॉर मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला, अब आ जाते हैं 32 क्वेश्चन पे, 40 ही क्वेश्चन है, डोंट वरी हो जाएगा। वाई इज नेपोलियन समटाइम्स कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, क्यों उसको बच्चा बोला जाता है रेवोल्यूशन का? नेपोलियन रोज टू पावर बिकॉज द रेवोल्यूशन, नेपोलियन पावर में क्यों आता है? क्योंकि रेवोल्यूशन हो रहा होता है। विच डिस्ट्रॉयड मोनार्की, जिसने मोनार्की को और प्रिविलेजेस को खत्म किया था। ही स्प्रेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, इसने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स भी फैलाए थे, जैसे इक्वालिटी को एंड मेरिट के आधार पर, यानी योग्यता के आधार पर लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। हाउएवर ही लेटर बिकेम अ डिक्टेटर, लेकिन धीरे धीरे तो ये भी डिक्टेटर बन जाता है। विच ऑल्सो लिमिटेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को लिमिट करता है कहीं ना कहीं। 33 क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर कॉमन पीपल, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, क्या आइडियाज़ थे भाई? कॉमन पीपल गॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ, लोगों को कहीं ना कहीं इक्वालिटी मिल जाती है लॉ के आगे। एबोलिशन होता है फ्यूडल ड्यूज का, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स, है ना, लोगों को राइट्स मिलते हैं। दे कुड ओन लैंड, अब ये लैंड ओन कर सकते थे, एंड हैड मोर पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हाउएवर फिर भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है, एंड वॉर्स ऑल्सो ब्रॉट सफरिंग, वॉर की वजह से परेशानियां भी आ जाती हैं। 34th क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द रेवोल्यूशन एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस इन फ्रांस, किस तरीके से थे रेवोल्यूशन और फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड कैसे होते हैं? द नेशनल असेंबली अबॉलिश करती है फ्यूडल ड्यूज को, टैक्सेस को, एंड टिथ को। नॉबल्स लॉस्ट कर देते हैं द स्पेशल राइट्स को एंड प्रिविलेजेस को, एंड दिस एंड द फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस। What were the rights enjoyed by active citizens under the Constitution 1791? कौन से राइट्स मिल गए थे? एक्टिव सिटीजन हैड राइट टू वोट, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये राइट टू वोट मिला था। इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव्स, ये अधिकारी ने मिला था। एंड टेक पार्ट इन मेकिंग ऑफ लॉज, ये कानून बना सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे। दे इंजॉयड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंजॉय करते हैं इक्वालिटी को बिफोर लॉ, एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको अधिकार मिल गया था। 36 क्वेश्चन देखिए, हु वॉज पैसिव सिटीजन,
कौन थे भाई हमारे पैसिव सिटीजन्स? तो पैसिव सिटीजन्स वर दोज हु हैड नो वोटिंग राइट्स, जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, सच एज वीमेन एंड पुअर पीपल। दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे, बट वर स्टिल कंसिडर्ड पार्ट ऑफ नेशन। हाँ, पार्ट ऑफ नेशन वो लोग जरूर थे, बट अधिकार उन्हें नहीं थे। नेक्स्ट, वाई वॉज द गुलेटिन इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस? गुलेटिन को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया फ्रांस में? द गुलेटिन वॉज इंट्रोड्यूस एज अ क्विक एंड ह्यूमनिक मैथड ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब एक तरीके से तुम सीधा सीधा लिख सकते हो कि एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते थे लोगों को। दिस सिम्बलाइज एग्जीक्यूशन के लिए, मारने के लिए। दिस सिम्बलाइज इक्वालिटी एज बोथ नॉबल एंड कॉमनर्स। अगर किसी ने भी गलती की उसी को गुलेटिन से गला काट देते थे। इवन राजा का भी काट दिया था, रॉबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया था, है ना। एग्जीक्यूटेड द सेम वे, इट बिकेम द मेन टूल ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। ये तो रेन ऑफ टेरर के टाइम में तो मेन टूल था ये। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? इट वाज अ ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन्हीं लोगों के बीच में ट्रेड होती थी। यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे टुक गुड्स, वो ले जाते थे गुड्स को टू अफ्रीका, एक्सचेंज करते थे दैम फॉर स्लेव्स, स्लेव्स ले लेते थे उसके बदले में, एंड ट्रांसपोर्ट करते थे उन स्लेव्स को टू अमेरिका। द स्लेव वर्कड ऑन द प्लांटेशन, जहाँ पे प्लांटेशन होते थे, मतलब एक तरीके से जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह सब उगाई जाती थी, वहाँ पे जाते थे और प्रोड्यूस करते थे शुगर, कॉफ़ी एंड कॉटन को यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, डोंट वरी, हो जाएगा। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अफेक्ट स्लेवरी इन फ्रांस कॉलोनीज? तो द रेवोल्यूशन इन स्टेबिलिटी एबॉलिश करती है फ्रेंच में इन 1794 में। बट नेपोलियन जो है वो क्या होता है, मतलब एबॉलिश तो हो जाती है 1794 में, लेकिन नेपोलियन जो है इसको रीस्टोर कर देता है 1802 में। फाइनली स्लेवरी जो परमानेंटली एबॉलिश हुई थी वो फ्रेंच कॉलोनीज में हुई थी 1848 में। आए कब एबॉलिश हुई? 1848 में। पहले भी एबॉलिश हुई थी 1794 में, ठीक है। रेवोल्यूशनरी इसने किया था, इनिशियली उसको एबॉलिश किया था, लेकिन फिर किया था हमारा नेपोलियन आता है, फिर से इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन फाइनली 1848 में खत्म हो जाती है। व्हाट इज़ द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्या लेगेसी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द वर्ल्ड विद आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन आइडियाज़ से लोगों को इंस्पायर किया जाता है। इट एंडेड, ये एंड करता है फ्यूडलिज्म को एंड एब्सोल्यूट मोनार्की को फ्रांस में। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सिंबल बनता है डेमोक्रेसी का एंड ह्यूमन राइट्स का अक्रॉस यूरोप एंड द वर्ल्ड। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने आधा घंटा आपका लिया और आपको 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब आप बस 1 मिनट दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए जितना आप शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।